बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज मईशत के हवाले से एक अनोखी मंतिक सामने आई है। वज़ीर दिफ़ा का असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर ये कहना था कि महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा। उनका ये भी कहना थी कि इंडस्ट्री भी चलेगी और ज़राअत भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ साहब को कि वो आएँ और कोई एक गरीब दिखा दें कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक गरीब हो। तो ये इस वक्त जो मुआशी मंजरनामा है इस पर भी बात करेंगे। सियासी मंजरनामा जो है इस वक्त सिंध वफाक पे जो इल्ज़ामात लगा रहा है फ़ंड्स के हवाले से कि फ़ंड्स जो हमारे मद में आना थे NFC अवार्ड की मद में वो हम तक नहीं पहुंचे, लेकिन वफाक ये कहता है कि आपने अपना तरक्याती फंड्स भी पूरा खर्च नहीं किया, पहले उसका तो हिसाब दे दें। तो इस वक्त जो मुआशी और सियासी मंजरनामा बन चुका है इसमें यह खलीज कैसे कम होगी? ऑपोजिशन जो है वो अगर फायर करेगी तो क्या फायर निशाने पे लगेगा, अगर नहीं करेगी तो फ्रेंडली ऑपोजिशन कैसे होगी? ये सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए राना साहब की तरफ रुख करते हैं और बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं। आज बीबी की 68वीं सालगिरह थी, उस हवाले से उन्होंने इजलास की सदारत भी की, केक भी काटा, उस पर गुफ्तगू भी की है। वो गुफ्तगू क्या की है और आने वाले दिनों में सियासी हिकमत अमली उनकी जानिब से क्या तरतीब जानी है, राना साहब का रुख करते हैं। राना साहब, सबसे पहले मैं जरदारी साहब की एक्टिविटी पे तो आऊँगा, लेकिन इस वक्त जो मुआशी तौर पर जंग चल रही है सिंध और वफाक के दरमियान, क्या ये चपकलिश यूं ही जारी रहेगी या सिंध को गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल कोई फंड मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बिल्कुल मिलेगा सिंध को फ़ंड, क्यों नहीं मिलेगा? सिंध को फ़ंड भी मिलेगा। आप देखें, एक तरफ तो आज आपने परवेज़ खटक साहब की बड़ी दुआदार गुफ्तगू जो है वो सुनाई, तो ज़हन में रखिएगा कि एक दिन पहले गवर्नर सिंध ने एक लेटर लिखा था वज़ीर आला सिंध को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइए मिलकर सिंध की बेहतरी के लिए काम करते हैं, खासकर बारिशों का पानी। तो ये सारा एक नूरा कुश्ती है, और नूरा कुश्ती होती है, हर दौर में होती है। आप उस दौर को भी याद रखें जब आसिफ अली जरदारी साहब का गिरबान पकड़ने की बात शहबाज शरीफ करते थे, तो उस वक़्त पंजाब को बाकायदा फंड्स मिलते थे। शदीद तरीन लड़ाई थी, ये लड़ाई उतनी तो है ही नहीं। तो अब भी ये सारा कुछ होगा, ये सारा चलता रहेगा, ये हल्के हल्की मौसीकी जारी रहेगी। आप कभी से अच्छे होटल में जाए ना, तो उस अच्छे होटल में आप देखते नहीं कि साथ म्यूज़िक लगा होता है, आप अपनी गुफ्तगू भी करते हैं, म्यूज़िक भी चलते रहता है। तो ये सियासतदानों के लिए पाकिस्तान एक होटल है जहाँ से जो आता है खाता है पीता है, साथ हल्के हल्की मौसीकी सुनता है, मौसीकी करता है और चला जाता है। तो ये बेफिक्र हो जाए, ये इसी तरह चलता रहेगा। ये अगर आप पंजाब, वफाक, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, ये अगर जहाँ पे अपोजिशन मौजूद होगी, सिंध में अपोजिशन मौजूद है, तो वो वफाक की तारीफ़ कर सकती है। तो वफाक की अपोजिशन सिंध में मौजूद है, तो क्या वफाक उनकी तारीफ़ कर सकते हैं? तो ये इसी तरह होता है ना भाई, अगर ये तारीफ़ करना शुरू कर देंगे एक दूसरे की, तो सियासत कहाँ से करेंगे? अगला इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? लोगों को पागल किस तरह बनाएंगे? अपना सौदा जिसे हम कहते हैं किस तरह बेचेंगे? क्या करेंगे? ये इसी तरह चलना है। देखें, एक डेवलपमेंट जो अच्छी डेवलपमेंट हुई कि पंजाब ने जो पानी का मामला है, इरसा के मामले पे उसने थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का सोचा। एक फर्म के साथ मुआहिदा भी हो गया, 7 बैराज पंजाब के, 3 सिंध के, सिंध ने भी इत्तफाक किया। दूसरी जानिब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी देखें, 100 से ज़ायद इजलास हुए, तमाम के एतराज़ात भी दूर हो गए हैं। हर सूबे का जो एतराज़ था वो दूर होकर एक पॉलिसी तरतीब दे दी गई, अगले 10 साल वो चलेगी। तो क्या इसका जो हमें असर है वो इंतखाबी इस्लाहात में भी देखने को मिलेगा? नहीं, इंतखाबी इस्लाहात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। शहरों के अंदर धांधली, शहरों के अंदर जाली वोट 15 से 20% तक के चांस होते हैं, चांस में खैर। देहातों के अंदर तो ठप्पे लगते हैं, शनाख्ती कार्ड लिए जाते हैं और दीगर मामला तय होते हैं। अब ये उन जगहों पे जो MP या MNA बनते हैं, किसी भी सियासी जमात से बनते हो, उनका मामला और होता है। और ये सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं ना, इनके अंदर से वो लोग होते हैं। तो अगर इंतहाबी सलाहत पे बात होती है तो फिर जो हुकूमत कहती है उसी तरफ आना पड़ेगा ना। इसके अलावा इंतहाबी सलाहत क्या होगी? इसके अलावा क्या हो सकती है? और जो कोई और है चीज़ है उसको शायद हुकूमती सतह पर ना माना जाए। तो इसलिए इंतहाबी सलाहत जिसमें इनका आपस का किसी का फ़ायदा और किसी का नुकसान है, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जो बजट और दीगर मामलात हैं, इन पर कंप्रोमाइज़ हो चुका है, इन पर फाइनल हो चुका है। मैंने
कितने प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, सब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती है, उसे चलने दे। बजट भी मंजूर होगा, बाकी मामला भी होंगे, लेकिन इंतहाबी सलाहत हो या दीगर मामला जो हैं उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। राना साहब, जरदारी साहब की फिर लाहौर के डेरे पे बात कर लेते हैं कि जो लाहौर में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, आने वाले दिनों में वो किसी ग्रुप से क्या रवाबित में हैं, और अगर हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या देखने में आएगा? क्या दूसरी जानिब से माइल हो जाएंगे इनकी तरफ रब्त बढ़ाने के लिए या नहीं? देखें यासर, मैं आपको सुबह से चल रहा है कि आसफ अली जरदारी साहब के किस्से राब्ते, ये सारा चल रहा है। मैं आपको आज बड़ी कन्फर्म इतला दे रहा हूँ, 21 लोगों से, जहांगीर तरीन ग्रुप के 21 लोगों से राब्ते हुए हैं। 21 लोगों से 6 MNA हैं और बाकी MPA हैं। इनसे आसफ अली जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के अहम तरीन अफराद के राब्ते हुए हैं। उन राब्तों में इनको कायल करने की कोशिश की गई, और कायल करने के लिए फैसलाबाद की एक शख्सियत भी मुतहर्रक थी, कुछ और लोग भी मुतहर्रक थे। पुराने साथी? वहाँ पुराने साथी भी थे, कोई नए साथी भी थे, काफ़ी लोग मुतहर्रक थे, और उन्हें बड़ी यकीन दहानियाँ कराई गई, कुछ रिश्तेदारियाँ, सारा कुछ किया गया। लेकिन ये सुबह से चल रहा था ना कि 8 लोगों ने रजामंदी का इजहार कर दिया, नहीं, उन तमाम लोगों ने एक ही जवाब दिया यासर। उन्होंने कहा जी हम जहांगीर तरीन के साथ हैं, आप जहांगीर तरीन को मना लें, जहांगीर तरीन के साथ रख लें, जहांगीर तरीन की साहब की तरफ से हमें कहलवा दें, तो जब उनकी तरफ से पैगाम आ जाएगा तो पूरा ग्रुप आपके साथ चला जाएगा। उस मौके पर जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाली एक अहम सियासी शख्सियत ने कहा जी मैं जहांगीर तरीन को तैयार करता हूँ, और मेरी इतला के मुताबिक आज के दिन में, चूँकि जहांगीर तरीन लाहौर में है, तो जहांगीर तरीन साहब को ढूंढने के लिए आज पीपल्स पार्टी की कुछ अहम शख्सियात जो थी मुतहर्रक थी। मेरी अब तक की इतला के मुताबिक, जो मेरे पास इतला है, जो एक बड़े अहम शख्स ने मुझे दी, जो उन लोगों में शामिल था और बड़ी अहम ज़िम्मेदारी पे भी है, उसने कहा जी कि जहांगीर तरीन साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा जी मिलने से क्यों इनकार कर दिया? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि हम आखिरी हद तक जो है तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे, मेरी जमात है। उन्होंने कहा जी मैं इसके साथ ही रहूँगा, अगर किसी मरहले पर कोई ऐसा मामला हुआ तो उस पर फिर दोस्तों से सोच विचार करेंगे। लेकिन आज भी वो लोग पीछे मौजूद हैं। और मज़े वाली बात आपको बता दूँ, सिर्फ जरदारी साहब नहीं, नून लीग की भी एक शख्सियत जो है उसको ये जिम्मेदारी दी गई। मैंने पहले भी कहा था, चूँकि अब टारगेट ये किया जा रहा है कि जनूबी पंजाब में किसी तरीके से पीपल्स पार्टी समझती है कि बल्कि पीपल्स पार्टी को ये बिल्कुल राग है कि अगर हम जहांगीर तरीन को तोड़ लेते हैं तो हम पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब में आइंदा इलेक्शन में ले जाएगी सारा कुछ। मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है कि जनूबी पंजाब जो है उसे कब्जा करने के लिए इनके साथ किया जाए। अब इस दौर में जो है अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें भी, कौमी असम्बली में चले जाएँ, पंजाब में चले जाएँ, तो ये वोट बड़े अहम हो गए हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के। और जब जहांगीर तरीन ग्रुप के वोट बड़े अहम हो जाते हैं तो फिर जोड़ तोड़ भी बड़ा तेज हो जाता है। आसफ अली जरदारी साहब, मैं आपको एक बता दूं यासर, आसफ अली जरदारी साहब ऐसे नहीं आए। उन्हें रहीम यार खान से तलक रखने वाली किसी अहम शख्सियत ने कहा था कि जनाब मैं ये काम कर दूंगा। राना साहब, यही सवाल है कि फिर कुछ ना कुछ शख्सियात तो होंगी ना कि जो तगो-दो कर रही हैं, फिर उनकी शमूलियत भी तो हो सकती है अगर वो ना माने तो। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो बता दूं, मेरी इतला है कि मियां मंजूर भट्टू साबिक वज़ीर आला, साबिक स्पीकर भी रहे हैं, काफ़ी चीज़ अहम ज़िम्मेदारी रही है, मेरी इतला है कि वो शायद पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा। और जब वो जा रहे हैं तो उनके साथ कुछ और लोग भी जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, ये कि फैसलाबाद के एक MNA भी बड़ा काम हुआ है। उन्हें कहा गया है कि आप अपने घर वापस आ जाओ और अपने घर वापस आके अपनी पार्टी में आ जाओ। हाँ, वो तो तरीन साहब के आजकल बहुत क्लोज। जी, उन्होंने कहा जी, उन्होंने भी यही कह दिया कि जनाब तरीन साहब, तो जिसके बाद अब सारा जो है ना जोर और सारी कोशिश वो जहांगीर तरीन की तरफ हो गई है। और मेरे ज़राए का कहना है कि आज बड़े ज़ोर शोर से उनके पीछे कुछ लोग गए हैं। आज के दिन में तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि जहांगीर तरीन ने जो बंदा उनके पास पहुंचा उसको पैगाम दे दिया है
कि मैं फ़िलहाल ऐसी किसी काम में नहीं आऊँगा, मैं अपनी जमात के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। फिर उन्हें कहा गया कि जनाब आपकी तो मुखालफत बड़ी है। उसने कहा जी किस जमात में मुखालफत नहीं होती, जहाँ पे मैंने बड़ा टाइम दिया है, अपना सब कुछ वहाँ पे लुटा दिया है, तो मैं किस तरह हो सकता है उस जमात को इस तरह छोड़ दूँ। ये है। लेकिन मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ बड़ी, एक साबिक वज़ीर आला, और मैं भुट्टो साहब के अलावा कह रहा हूँ, उसकी भी अगले चंद दिन में आसिफ अली जरदारी साहब से फ़ोन पे बात होगी, और उन फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद वो पीपल्स पार्टी में दोबारा जा सकते हैं। 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ जिनको इन्होंने बिल्कुल टारगेट किया हुआ है जनूबी पंजाब से, पंजाब के अलावा इस साइड पे कसूर, ओकारा और नारोवाल, ये 3 टारगेट हैं। इन पे बड़ी मेहनत हो रही है सही, और उस मेहनत का कोई ना कोई ये जरदारी सब कहते हैं हल निकल आएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ जो मैंने नाम लिए हैं कि भुट्टो साहब का शोर मचा हुआ है कि मंजूर भुट्टो जा सकते हैं, उनके साथ उनकी टीम जा सकती है, पूरी टीम है ना उनके साथ, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अभी आसिफ अली जरदारी साहब को इस टूर में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, इस टूर में किसी बड़े नाम की और किसी बड़े नाम की कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, आने वाले वक्त में कुछ हो सकता है। चले मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ। बिलावल भुट्टो साहब का किरदार क्या हो सकता है? जब आज सवाल किया गया जरदारी साहब से तो उनका ये कहना था मैं बिलावल को क्या सिखा सकता हूँ, मछली को तैरना कौन सिखाए। बात तो उन्होंने ठीक किया। बिलावल पहले दिन से जिस ख़ानदान से तल्लक रखता है, बिलावल को जितना खेलना आता है, मुझे आप बताएं पीडीएम में कैसे कौन खेला है? पीडीएम के सवाल जवाब, पीडीएम में खेलना, मरियम के साथ जो हुआ, मौलाना साहब के साथ जो हुआ, वो बिलावल ने किया है ना। बिलावल को अगर 5% पीछे से कहा गया तो 95% तो 95% तो उन्होंने किया ना। चले मैं आपको यासर साथ साथ एक और ख़बर बड़ी देता जाऊँ ना, चूँकि जहांगीर तरीन डिस्कस हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब जी कराची जा रहे हैं, मेरे पास जो इतला है, और कराची सिंध में जा रहे हैं, और सिंध में वो पीर पगारा साहब से भी मिलेंगे और कुछ और अहम शख्सियात से मिलने जा रहे हैं। और वो अहम जो शख्सियात हैं उनमें से कुछ पीटीआई के टिकट होल्डर भी हैं, और सियासी मैदान जो आने वाले दिनों में तो नहीं है सेनेट के इलेक्शन के दौरान जिनसे रब्ता हुआ। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कोई सियासी मैदान जो है ना उसमें हलचल होगी। मेरे पास जो इतला है वो ये है कि जुलाई के पहले 2 जो हफ्ते हैं ना, पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता, ये बड़ा गर्म हफ्ता जाएगा। गर्मी तो जाएगी लेकिन सियासी गर्म जाएगा। अगर तरीन साहब बड़े धमाके हो सकते हैं सियासी। अगर तरीन साहब ये समझते हैं कि आखिरी हद तक पीटीआई के साथ रहना है, तो फिर इन मेल मुलाकातों का मकसद क्या है? यानी वो आखिरी हद सोच चुके हैं ना? नहीं देखें, बिल्कुल सोच चुके हैं। मेल मुलाकातें इसलिए होती हैं कि अभी आपने कहा ना मछली को तैरना कौन सिखाएगा, तो सियासत में रहने वाले सियासत को आखिरी हद तक तो लेकर जाते हैं ना। देखें, एक तो मान लेना आज कि पहला सियासी मैच वो जीत गए, वो जो FIA वाला दूसरा मामला था। हाँ जी। आज उनकी टीम क्रिकेट मैच भी जीत गई और जीती भी इस्लामाबाद से। अब ये भी देखें ना, आज मुल्तान जीती भी इस्लामाबाद से है। तो ये दोनों चीज़ें जरूर देखें। अच्छा, तो इस चीज़ों को ज़रूर देखें, ये कुछ ना कुछ तो है, यानी कुछ ना कुछ है। मैं आपको ये बता दूं, कुछ ना कुछ है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप हुकूमत में रह के आप कुछ वज़रा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और किसी और का साथ देना शुरू कर दें तो कुछ ना कुछ तो है। यानी अब देखना ये कि हंडिया इस वक्त पक रही है, अब उसके अंदर पत्थर हैं पानी में डाले हुए या फिर मुर्गे मुसल्लम बन रहा है। ये तो कुछ दिन बाद ही वजह हो पाएगा कि आखिर बन क्या रहा है, आखिरी हद क्या है, और उस हद के बाद जाके वो अगला इकदाम क्या उठाएंगे जब राब्ते एक दूसरी तरफ से। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आए रोज़ बजट के हवाले से इजलास, ये तूल पकड़ते इजलास और इसमें बहसो मुबाहिसा, एक दूसरे की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान लगाना, क्या आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा माजी में था और जैसा हालिया दिनों में देखने में आ रहा है, या फिर किसी जगह पे बाहमी इत्तफाक दिखाई दे सकता है जिस तरह आजकल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के हवाले से देखने में आया या इरसा के हवाले से देखने में आया, या फिर जो तहरीक जमा करवाई गई डिप्टी स्पीकर के हवाले
से वो वापस लेने पर आया। तो आने वाले दिनों में ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये जो जंग है, सिंध और वफाक के दरमियान जो महाज जारी है, ये कौन सा रुख इख्तियार करेगा? पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर साहब, ऐसी सूरत हाल में कि जब सिंध की जानिब से फंड्स ना देने पर बातें की जा रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जो काम पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है वो कोई बुज़दार या इमरान नहीं कर सकते, तो आप क्या समझते हैं कि एक दूसरे की जानिब से जो सियासी हंगामा आराई जारी है, सही कौन है, झूठ कौन है, अवाम के दरमियान तकाबुल किस तरीके से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊं भाईजान कि जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है ना, तो सबसे पहले कत्ले आम जो है वो सच्चाई का होता है, और सच जो है ना वो पहला विक्टिम होता है। ना सिंध से सच बोला जा रहा है, ना पंजाब से सच बोला जा रहा है, ना वफाक से सच बोला जा रहा है, और यही आज का खरा सच है। और आपको मैं बताऊं कि अभी देखें बजट अप्रूव नहीं हुआ, बजट अभी पास होना है, मेरा ख्याल है 24 तारीख को 25 तारीख को इन दिनों में पास होगा। लेकिन आटा आज 27 रुपए बढ़ चुका है। अभी ये अशाए खुर्दनोश के ऊपर आपका ये आलम है कि अभी बजट पास होने से पहले आटे की कीमत बढ़ चुकी है, और 27 रुपए, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं मैं आपको बता रहा। अब इसी तरह बाकी चीज़ों के ऊपर आ जाए, और 8 दिन के बाद तजवीज़ है कि 15 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी जाए। तो उसके बाद आपके अपने दफ्तर में जो लोग आने वाले हैं ना, वो हाथ उठा लेंगे, उनसे नहीं आया जाएगा जब उनकी वैगनों के किराए, उनकी मोटरसाइकिल की टंकियां खाली होंगी। बिल्कुल ऑलरेडी उनकी कमर टूट चुकी है, सबकी कमर टूट चुकी है। देखिए, सिंध हो, पंजाब हो, वफाक हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, एक बात आप लोग समझ लें सारे, जो कौमें तारीख से नहीं सीखती ना, तारीख उनको बहुत बुरा सबक सिखाती है। हम जो है ना जिन बातों पे फ़ख्र करते हैं वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्री हैं, फ़ख्र की बात नहीं। मैं अभी पूरा आप समझे मालाकंड डिवीज़न वगैरह पूरी फिर के आया हूँ, एक सड़क नहीं है, एक सड़क नहीं है जो आप कह सकते हैं बनी हुई है। लाहौर में एक सड़क नहीं है जिसकी मरम्मत हुई हुई है। कराची में तो खैर लगता है सारे कदीमा की सड़कें हैं, वहाँ कोई सड़क कहीं कहीं है और बाकी खड्डे ही खड्डे हैं। तो हर आपने मुल्क के बखिए उधेड़ दिए हैं हर जगह। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हर आदमी वेरीफाई कर सकता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जी फलां की रिपोर्ट में ये आया और फलां के इन्वेस्टिगेशन में ये आया, ये सर्वे में ये आया। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो नज़र आती हैं इंसान को। अब आप देखें कि सोवियत यूनियन का हाल देख लें कि जब वो टूटा था तो माशी हालात उनके कितने ख़राब होना शुरू हुए थे, और जो है वो जोक बन गया था कि जी 5000 रूबल लेके जाओ तो एक डबल रोटी मिलती है। तो वो क्रम्बल कर गए और वो टूट गए। और आज जब महंगाई इतने सर चढ़ के बोल रही है तो परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि महंगाई के बगैर तरक्की नहीं होनी। फिर वो कहते हैं कि गाड़ियां हर तरफ हैं, आलीशान बंगले हैं, गुर्बत कहाँ है। तो यार ये तो अब लम्हा फिक्री है ना कि अगर आपके हुक्मरान जो हैं वो नाबीना हो चुके हैं, उनको नज़र नहीं आ रही गुर्बत, उनको लोगों की मुफलिसी नज़र नहीं आ रही। या तो एजेंडा ये है कि सारे गरीबों को ख़त्म कर दें, हम उनको मार दें ताकि मुल्क बिल्कुल खुशहाल हो जाए, सिर्फ अमीर अमीर हों, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हों, बड़ी बड़ी जायदादें हों। या तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना तो बहुत, और हमारी अपोजिशन हो या हमारी हुकूमत हो, अब इज्जत किसी की महफूज ही नहीं है। कोई टीवी चैनल। मुबशर साहब, ये तो सियासी हाल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? मरियम अचानक खामोश बैठी है, मियाँ नवाज शरीफ भी खामोश हैं। क्या कोई मामला चल रहे हैं, कोई मामला चलेंगे, क्या इनके इम्कानात हैं? किस तरफ जा रही है सियासत? देखिए, असल में बात यह है कि सियासत एक तरफ जा रही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं सियासी शहादत हो जाए, किसी तरह उनकी हुकूमत उल्टा दें तो वो जो है ज़्यादा वोट बैंक लेके वापस आएंगे। ऑपोजिशन जो है वो अब चाह रही है कि ऐसे ना हो। लेकिन बजट के बाद, ये बजट पास होने थे राना साहब 5 दिन में, और बजट के बाद आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, और आप देखेंगे कि कितना दमादम मस्त कलंदर होता है। और एक फैक्टर जिसको हम सारे इग्नोर करते हैं और जो कि गलत इग्नोर करते हैं, वो मौलाना फजल रहमान का है। वो बड़ी डंके की चोट पे बाहर आने वाले हैं राना साहब। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मैंने कुछ उनकी तैयारी देखी है, कुछ मुझे उसका पता चला है। और अपोजिशन ने, नून लीग ने तो ये फैसला कर लिया कि मरियम अब बात नहीं करेंगी। और ये सारी बात शुरू हुई कि जब जावेद हाशमी साहब ने स्टेटमेंट दी कि मेरे ऊपर जुल्म कर दिया, तो शहबाज शरीफ साहब ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कहा कि इसका मजम्मती बयान जारी करो
कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, पार्टी का ये हाशमी साहब का ज़ाती बयान है। तो उन्होंने पूरा दिन जो है उसको नहीं पब्लिश किया ट्विटर के ऊपर। तो बड़े मियाँ साहब से छोटे मियाँ साहब की बात हुई और बड़ी सख्त बात हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सारे काम छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने इस तरह बेइज्जत नहीं होना अपनी घर में अपनी छोटों के हाथों। पे मरियम की सरजनिश भी की गई, मैंने सुना है, और फौरी तौर पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जावेद हाशमी साहब का वाज़ाती है। वहाँ से ये फैसला हुआ कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वही नून लीग की फ़िलहाल पॉलिसी रहेगी, क्योंकि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब यानी, ये समझते हैं कि अगले साल इलेक्शन का साल है। तो कहते हैं अच्छा 6 महीने 8 महीने इसको खुश होने दें, इसकी पॉलिसी पे कितना को फ़ायदा होता है कितना नहीं होता। तो बेसिकली शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो मुसालियत की पॉलिसी है। आसिफ अली जरदारी साहब की जो पॉलिसी है वो भी मफाहमत की पॉलिसी है। हुकूमत खुद अपने बोझ के नीचे आ रही है। मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत के सामने कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो मुबश्शिर साहब, अगर आपको ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त साइड लाइन है वो निकलेंगे और दमादम मस्तकल अंदर करेंगे, तो क्या उनके साथ कोई और पार्टी भी देख रहे हैं या अपने तहीं वो जदोजहद करेंगे? मेरा ख्याल है कि इस बारी जो उन्होंने अपने करीबी हल्के में लोगों को बात की है कि हमें सारे मिलेंगे, लेकिन हम अकेले करने को तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले नहीं कर सकते तो हमारे साथ कोई नहीं मिलेगा। जब हमें देखेंगे, हमें तादाद में देखेंगे तो फिर सारे हमारे साथ मिलेंगे। ये उनका ख्याल है। मेरा ख्याल है कि नून लीग उनके साथ मिल जाएगी, शायद 1-2 कौम परस्त जमातें उनके साथ मिल जाए, लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी नहीं मिलेगी। आई विल बी वेरी सरप्राइज। पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, खोने को वो नहीं खोना चाहते। लेकिन अब आप देखें कि आगे बतदरीज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले अभी ये सारा कुछ होना है। तो ये जुलाई का महीना जो है ना भाईजान, ये बहुत खौफनाक महीना है हुकूमत के लिए। और एक बात मैं जो बार बार कह रहा हूँ, आप मेरी बात लिख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 धड़े हैं। एक धड़ा 30 अक्टूबर से पहले वाली तहरीक इंसाफ है और एक धड़ा 30 अक्टूबर के बाद वाली तहरीक इंसाफ है। एंड दे डू नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर। और इनके इख्तलाफात जो है वो इतने शदीद हो गए हैं कि वो हर किस्म के लोगों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक दूसरे से नहीं कर रहे। मुबश्शिर साहब, एक ये भी अफवाहें चल रही हैं या हकीकत है कि कुछ अरसे बाद, जैसे ये बिल्कुल मैं भी ये कह रहा हूँ कि जुलाई का पहला जो 2 हफ्ते हैं वो बड़े खौफनाक, बड़े सियासी धमाके होंगे। कहा जा रहा है कि दिसंबर में इसहाक डार पहले पाकिस्तान आएंगे और कुछ अरसा वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे, और उसके बाद उनकी अगर वो क्लीनेस हो जाती है, उनकी वो ठीक हो जाते हैं मामला, तो फिर बाकी जो लोग हैं उनकी बारी आना शुरू होगी। अच्छा, मेरी तो कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब से खुद बात हुई थी, और इसलिए मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं आपको कह रहा। अब ये चंद दिन पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो मेरी उनसे बात हुई थी। उस वक्त तो उन्होंने मुझे कोई ऐसी हिंट नहीं कराई कि वो दिसंबर में वापस आ रहे हैं या मियाँ साहब आ रहे हैं। मैंने मियाँ साहब के हवाले से उनसे सवाल ख़ास तौर पे किया था, तो उन्होंने पूरी मुझे एक तफसील बताई थी कि जी कोविड की वजह से अस्पताल बंद थे, सर्जरियाँ नहीं हो रही थी, अब खुलना शुरू हुए हैं, अब वो जाएंगे, अब डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, जब ट्रीटमेंट होगा तो उसके बाद जाहिर बात है वो आएंगे। अपने आने ना आने का उन्होंने कोई जिक्र नहीं मुझसे किया, तो मुझे इस अफवाह में ज़रा कोई दम कम लगता है। अच्छा मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या रिवाइवल हो सकता है, और अगर हुआ तो कितने %? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ा फूंक फूंक के पंजाब में कदम रख रही है, और आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि पीटीआई के काफ़ी लोगों ने पीपल्स पार्टी से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं, टू बी ऑन द गुड साइड, क्योंकि उनका ख्याल है कि स्पेशली साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका रिवाइवल हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक आप समझें कि ईगोस कह लें, अना कह लें, उसकी तकरार है, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। जब आसफा भुट्टो जरदारी ने एंट्री दी थी मुल्तान में, तो उनकी बड़ी पजीराई हुई थी और बड़ी तारीफ हुई थी, और उसके बाद उनके भाई ने उनको दोबारा एंट्री नहीं करने दी पॉलिटिकल स्टेज पे किसी भी जगह। कि अब इसका जो भी मतलब है वो होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आसफा भुट्टो जरदारी होंगी साउथ पंजाब में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है पंजाब के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बात समझने की ज़रूरत है, और हमारे जितने दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, उनको मैं ये बात बड़ी एहतराम के साथ मैं उनको ये बात समझाता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जिस पोस्टर के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर होगी या फरियाल तालपुर साहिबा की तस्वीर होगी, उस पोस्टर के कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा। अब ये पंजाब
पक्का हो गया इस पे। अगर तो सिर्फ बिलावल हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, आसवाली भुट्टो जरदारी हों, तो फिर तो यकीनी तौर पे उनको उम्मीद है, लेकिन बाकी दो नामों के ऊपर उम्मीद नहीं है। बाकी दो नामों के ऊपर उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही है और आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सियासी हंगामा आराई हो सकती है और दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है, जो इस वक्त साइड लाइन पे। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देख रहे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बजट के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो जारी कशमकश है, मौशी अशारिये मुस्बत समत में गामजन है, तो फिर उस पर तनकीद क्यों है? तनकीद है तो कितनी वजह है और कितनी बेसूद है? आने वाले दिनों में बजट अगर पास होता है तो रिलीफ कितना मिलेगा? सियासी मंजरनामा जो है अगर वो तल्ख होता है तो वो किसकी तरफ से हो सकता है? अगर अफहाम तफहीम होती है तो एक कदम कौन आगे बढ़ा सकता है? इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बरात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक हबीब साहब, एक तरफ वज़ीर ख़जाना जब तकरीर करते हैं बजट के हवाले से, पहली अपनी तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसमें डायरेक्टली महंगाई को टारगेट करेंगे, आम आवाम को रिलीफ देंगे। दूसरी जानिब आज हमारे वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, ज़राअत बढ़ेगी। हम माने तो किसकी बात माने? क्या महंगाई बरकरार यूं ही रहेगी या महंगाई को टारगेट किया जा रहा? देखें, बात यह है कि बेशुमार पहलू हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपकी खाने पीने की अशिया के हवाले से। जिस तरह आज वज़ीर ख़जाना ने ये बात की कि पाकिस्तान जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से इसके ऊपर हमारा काम ही नहीं किया गया। हम दुनिया के लिए जो है वो ब्रेड बास्केट बन सकते हैं। यहाँ पर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपनी आबादी के लिए शॉर्ट हो जाती हैं क्योंकि हमने ज़राअत के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया पिछली हुकूमतों ने, और ख़ास तौर के ऊपर पिछले 30 साल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ये वो वाहिद हुकूमत है जिसने अरबों रुपए इस साल ज़राअत के लिए मुख्तस किए हैं, जिसमें आप देखें जैतून की फसल के लिए, चावल की फसल के लिए, बीज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से, चीज़ों की स्टोरेज के हवाले से, कोल्ड चेन मैनेजमेंट के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर जो है वो बजट एलोकेट किया गया। इसी तरीके से लाइफ स्टॉक को जो है वो उठाने के लिए उसके ऊपर बजट जो है एलोकेट किया गया, और उसका बुनियादी जो मकसद है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी के हवाले से खुद कफील होना है बल्कि उसके साथ साथ हमने इतनी पैदावार को बढ़ाना है, ज़रूरी पैदावार को, कि हमारे लिए चीज़ें सरप्लस हों जिनको हम एक्सपोर्ट्स कर सकें। जब हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान एक तवाज़ुन होगा तो ऑटोमेटिकली जो लोकल चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुर्दनी तेल है, आपकी 70% दालें इंपोर्ट होती हैं, खुर्दनी तेल आपका इंपोर्ट होता है, उसका इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस से ताल्लुक़ है। और अगर आप यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट उठाएं तो पिछले 10 साल के अंदर जो है वो तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई पूरी दुनिया के अंदर हुई है, जो इंडेक्स 40% के ऊपर पहुंच गया। सिर्फ खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर 124% इजाफा हुआ है। उसके अलावा बेशुमार आप मकई देख लें, सीरियल्स देख लें, शुगर केन देख लें, तब तमाम चीज़ों के अंदर इंटरनेशनली इजाफा हुआ जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आता है, लेकिन हमने उतना इम्पैक्ट नहीं आने दिया। तेल पेट्रोल की कीमतें 34 बैरल से 70 बैरल के ऊपर पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान ने उसका बोझ जो है वो अपनी आवाम के ऊपर उस तरह पास ऑन नहीं किया जिस तरह हमारे इर्द गिर्द खित्ते के अंदर, आप भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, वहां पर आज भी पाकिस्तान से ज्यादा पेट्रोल जो है वो महंगा है। यहाँ पर सस्ता है। महंगाई कंट्रोल होगी? देखें, यकीनन इसके ऊपर मैं समझता हूं कि हुकूमत ने इसको काबू पाने के लिए इक़दामात लिए हैं। आप सिंपल ये देखें कि बिजली है, बिजली का जो बिल है वो टेक और पे के ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए। आज उमर अयूब साहब ने भी उस हवाले से अपनी तकरीर की बजट के अंदर कि महंगे बिजली घर लगाए, सिर्फ 2023 तक बिजली आप लें ना लें, कारखाना चले ना चले, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1500 अरब रुपया हमने अदा करना है। ये वही हुकूमत है जिसने IPPs के साथ निगोसिएशन की, 770 अरब रुपया हमने निगोसिएशन करके 50 IPPs से कौम का बचाया है, जिससे मैं समझता हूं कि अब आप डैम्स देखें, वज़ीर आज़म साहब खुद सरपरस्ती कर रहे हैं डैम्स के हवाले से। भी हालिया दिनों में उन्होंने धासू डैम का दौरा किया, सिर्फ धासू डैम से
आपकी जो है वो 4000 से ज़ायद मेगावाट बिजली जो है वो बनेगी। इसी तरह 4500 मेगावाट दियामीर भाषा डैम से बननी है, 800 मेगावाट हमारी मोमन डैम से बननी है। तो ना सिर्फ बिजली बनेगी बल्कि सस्ती बिजली बनेगी, उसके साथ साथ क्लीन एनर्जी होगी। वैसे ही आवाम तक उसके समरात पहुंचे। लेकिन आप ये देखें कि अभी बजट के बारे में तकारीर जारी हैं, अभी वो पास नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। गंदम के आटे के रेट में इजाफा हुआ, जो चोकर पे आपने टैक्स लगाना है वो इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही लग चुका है, वो अपने तई फ्लोर मिल्स वो कैरी कर रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमत 1800 पे अगर गंदम उठाती है तो फ्लोर मिल्स कहती हैं हमें तो 21-2200 में मिली है। तो ये जो मार्केट में एतदाल पसंदी है वो किस तरीके से आएगी जो पिछले 2.5 सालों में ना आ सकी? देखें, बात यह है कि अगर गंदम की स्पोर्ट प्राइस हमने बढ़ाई है 1300 से 1800 की है, तो किसान की जेब में 500 अरब रुपया इजाफी गया है। पूरी चीज़ को समझना चाहिए। और किसान आपका आबादी का 70% है और आपकी आबादी 50% आबादी की जो लेबर है वो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, जो हमारे मज़ारे हैं, खेतों में, खलियानों में जो है वो काम करते हैं। जब किसान की जेब में टोटल 1100 अरब रुपया इस वक्त उनकी फसलों की मद में इजाफी उनको मिला है, सिर्फ शुगर केन के अंदर 100 अरब रुपया जो है उनको इजाफी मिला है, तो वो पैसा जब किसान की जेब में आएगा, उसके साथ मुंसलिक लेबर की जेब में आएगा, तो पैसा खर्च करता है। यही वजह है कि ट्रैक्टर्स की सेल में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, गाड़ियों की सेल में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, आपकी मोटरसाइकिलों की सेल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 11 माह में 27 अरब डॉलर आया है, जो अगर उसको आप 155 से तकसीम दें तो तकरीबन 4500 अरब रुपया बनता है। और उसमें से 90% वो लोग हैं जिन्होंने $500 से या $500 से कम पैसे भेजे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आम ओवरसीज पाकिस्तानी वो पैसा भेज रहा है, तो वो पैसा भी उनके प्यारों के हाथों में आ रहा है, पाकिस्तान में वो खर्च कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो 1,96,000 से 2,46,000 पे गई है। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ साथ कुव्वते खरीद में भी इजाफा हुआ है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक मजदूर के पास चले जाएं, कारपेंटर के पास चले जाएं, आप रंग करने वाले के पास चले जाएं, जो मेसन है, जो मिस्त्री बिल्डिंग बनाता है, उनकी मजदूरी और उनकी डेली दिहाड़ी के अंदर भी जो है वो 100% इजाफा हुआ है। फिर हबीब साहब ज़रा सियासत पे आ जाते हैं। एक तो ये बता दें कि बजट कब तक मंजूर करवा रहे हैं और क्या ये बजट बासानी मंजूर करवा लेंगे, और दूसरा ये वोटिंग, हमारा इंतहाबी अमल, हमारा इंतहाबी जो मामलात हैं उस पर आपकी जमात के अंदर से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये भी पार्टी बने हुए हैं और नोटिस आपको जारी कर रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है, आपसे जवाब तलबी की जा रही है। तो ये सारे सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, बात यह है, जहाँ तक रही बात आपकी ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो देखें बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, आइनी इदारे की हैसियत को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है और पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबात करवाने हैं। और कौन सी कानून साजी जो है वो आइन के साथ हुई है, आइन के मुतकाजी है, उसका फैसला जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया ने करना है। लिहाजा और किसी इदारे को किसी इंटरप्रिटेशन की कोई इजाज़त नहीं है। तो पहले वो प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस की। अब ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस की है उसको हम देख लेते हैं। बिल पार्लियामेंट की जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर मौजूद है। जो अपोजिशन है, इन्होंने इतनी एपीसीज की हैं कि सारी एपीसीज नाकाम हुई। और आप ये बताएं, जो ये नई एपीसी करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी एपीसी पीडीएम ने की थी उससे तो यू टर्न ले लिया, उसके जितने मुतालबात थे उनके ऊपर तो शहबाज शरीफ ने पानी फेर दिया। तो लिहाजा ये भी देखना पड़ेगा कि ये एपीसी वाले, जब हम इनको कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर आए, कौमी असम्बली में आकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हवाले से आकर आप हमारे साथ एंगेज करें, हम एंगेज करने को तैयार थे। फखर हमाम की सरबराही में कमेटी बनाई गई, उसके साथ इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। स्पीकर साहब ने इनके साथ मुतअद्दिद बार राब्ता किया, इन्होंने उनके साथ मुलाकात नहीं की, इन्होंने कहा हम आपके साथ बात ही नहीं करेंगे। अब ये रोना शुरू कर दिया, मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके खिलाफ जो तहरीक है वो इन शराइत पे वापस ली कि वो जो बिल थे उन पे बात होगी, लेकिन वो बिल तो अब चले गए सेनेट में। तो क्या सेनेट में बातचीत के हवाले से डायलॉग हुए इनसे?
देखें सेनेट में ले आए ना अपनी तजावीज़, अगर ये लेकर आना चाहते हैं, कोई रोल प्ले करना चाहते हैं तो सेनेट के अंदर ले आए। जहां तक रह गई बात डिप्टी स्पीकर के हवाले से, तो उसके ऊपर जाहिर बात है ये पहले बात को तोलते नहीं है, फिर पहले बोलते हैं फिर बात को तोलते हैं। जब इनको ये नजर आया कि इनकी अददी अक्सरियत ही नहीं है, इनके साथ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ही नहीं करवा सकते, तो इन्होंने फिर यू टर्न ले लिया। अब उस यू टर्न को जो है ये बिलों के ऊपर बातचीत के साथ जोड़ें, जैसे मर्जी करें, लेकिन बात यह है कि अगर कोई कानून बन गया है पार्लियामेंट के जरिए, तो उस कानून को जो है वो फिर आप वापस इस तरह नहीं ले सकते। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जो कौमी असम्बली से बिल पास हो गए उनकी जगह अपनी मौजूद है, उसके ऊपर जो है इनके अगर 21 बिल पास हुए हैं, उनमें से 8 बिल ऐसे थे जो 2019 से कौमी असम्बली के सामने पेश किए गए, बहुत सारे बिल ऐसे थे जो 2020 में पेश किए गए। 2.5 साल 2 साल जो है वो गुजर चुका था, अपोजिशन ने उनको बिल्स को ना पढ़ा ना उनके ऊपर बहस की, अदम दिलचस्पी का इजहार किया। इनकी दिलचस्पी सड़कों पे आर और पार और खवार होने के चक्कर में लगी रही, वो ये अब खवार हो रहे हैं। जब खवारी हो रही है तो ये आके रोना धोना शुरू कर देते हैं। इनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही, ये बाइकआउट वॉकआउट के ऊपर दिलचस्पी रही है। बजट बिल्कुल पास होगा, बजट भारी अक्सरियत के साथ पास होगा, और ऑपोजिशन के पास बजट को रोकने के लिए इनके पास ना कोई तादाद है, ना इनके पास कोई जो है मॉरल ग्राउंड है। ये बजट पाकिस्तान की आवाम ने कबूल कर लिया है, और आइंदा आने वाला जो हफ्ता, अभी क्योंकि बजट के ऊपर डिबेट चल रही है, ये पूरा हफ्ता जो है वो डिबेट चलेगी, और 30 जून से पहले पहले बजट पास हो जाएगा। 30 जून से पहले पहले बजट पास हो जाएगा। बजट आवाम ने कबूल कर लिया है, ऑपोजिशन को बड़े मार्जिन के साथ आप साइड पर रखते हुए ये बजट पास कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब ऐसा वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।